वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 6 द ब्लैक लैंड। ब्लैक लैंड जिसका मतलब है ज़रख़ेज़ ज़मीन, ये एक पोएम है। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज में आपके सामने पेश करूँगा। अच्छा, ब्लैक लैंड जिसको कह सकते हैं हम फर्टाइल सॉइल या फेकंड सॉइल, ज़रख़ेज़ ज़मीन जो कि इसके सिनोनिम हैं। तो चलिए ट्रांसलेशन पे आते हैं। आई विल प्लाउ द लैंड। प्लाउ इसकी स्पेलिंग कहीं पे जो है अमेरिकन और इंग्लिश लैंग्वेज का फ़र्क होता है। कहीं पे PLOW भी इसके स्पेलिंग होते हैं। दोनों का मतलब है जोतना या हल चलाना। तो मैं जो है ज़मीन में हल चलाऊँगा। टर्निंग अप द ब्लैक सॉइल। टर्निंग अप उलटते हुए, मतलब नीचे वाली हल क्यों चलाई जाती है ताकि जो नीचे ज़रख़ेज़ जो मिट्टी है उसको ऊपर लाया जाए। तो वो कहता है कि हल चला मैं क्यों चलाऊँगा टर्निंग अप द ब्लैक सॉइल, उस जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ब्लैक सॉइल जो ब्लैक मिट्टी होती है वो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, उसको ऊपर उलटते हुए। यहाँ पे एक इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। इमेजरी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप किसी चीज़ को पढ़ें तो आपके ज़हन में कोई इमेज बननी चाहिए। तो ब्लैक सॉइल से जो इमेज क्रिएट होती है, इमेजरी। नेक्स्ट है आई विल राइड अपॉन दिस हीविंग सरफेस। हीविंग कहते हैं उछलती हुई सतह हम कह सकते हैं, या ऊपर नीचे जो सतह होती है जो हमवार नहीं होती। तो मैं इसके ऊपर सवार हूँगा। ठीक है, ये मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। हीविंग सरफेस से मुराद वो ज़मीन है, वो खेत है, लैंड। एज अ बोट राइड्स अपॉन द वाटर, जैसे एक कश्ती जो है सवार होती है पानी पे। तो कश्ती जिस तरह पानी के ऊपर चलती है, इसी तरह मैं उस सरफेस के ऊपर जो ज़मीन है उसके ऊपर चलता हुआ सवार होके जाऊंगा। तो ये एक सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। सिमिली किसको कहते हैं? तशबीह को। तो ये जो स्पीकर की अपनी हरकत है, मूवमेंट, ये इसको कंपेयर कर रहा है एक कश्ती की मूवमेंट के साथ। यहाँ पे इमेजरी का भी इस्तेमाल हुआ है, इससे हमारे जहन में इमेज भी क्रिएट होती है। इवन एज अ बोट, जिस तरह जो है एक कश्ती, क्लीविंग द वाटर विद एन ईगर कील। तो ये बड़ा प्यारा जुमला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। क्लीविंग चीरते हुए, द वाटर पानी को, विद एन ईगर एक पुरजोश इंथुसियास्टिक कील के साथ। कील क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पिक्चर ऐड कर देता हूँ। जो कश्ती का नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको पैंदा भी कह सकते हैं, जो पानी को काटता हुआ जाता है। तो जिस तरह वो कश्ती का नीचे वाला हिस्सा पानी को चीरते हुए जाता है, इस तरह में जो है वो जो हल का आगे जिसको हम फाला कहते हैं अपनी ज़ुबान में, लोहे का बना होता है, वो भी ज़मीन को उसी तरह चीरता हुआ जाएगा। ये भी एक इमेजरी है। और यहाँ पे एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। जो मैंने ए लिखा है, वाटर विद, दोनों डब्ल्यू से स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है आई हैव रन अ फरो। मैं उसमें से एक नाली निकालूंगा। ठीक है, नाली निकालना कैसे? जब हल चलाते हैं तो सीधी नाली बनती जाती है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगाता हूँ, जब खेत को जोता जाता है, हल चलाई जाती है, तो उसमें से मुख्तलिफ नालियाँ बनती हैं। तो वो कह रहा है कि मैं नाली जो है बनाता हूँ स्ट्रेट अक्रॉस द रिजेस। रिजेस कहते हैं कि ना हमवार जो सतह होती है, या ना हमवार चोटी हम कह सकते हैं। तो उसमें से बिल्कुल सीधी, तो वो जो हल चलाई जाती है बिल्कुल स्ट्रेट चलाई जाती है। तो मैं स्ट्रेट हल चलाता हुआ इस नाहमवार सतह में से नाली बनाता हुआ जाऊंगा। आई विल सो डाउन दिस फील्ड। मैं इस खेत को बोऊंगा, इसके अंदर बीज बोऊंगा, बीज फेंकूंगा। सो बीज बोना। स्कैटरिंग जेम्स, बखेरते हुए जवाहरात को या मोतियों को। तो जेम्स, जब कोई खेत बोया जाता है तो उसमें क्या फेंका जाता है? बीज फेंके जाते हैं। तो यहाँ पे सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है। सिंबलिज्म क्या है? कि किसी वर्ड को सिंबलाइज किया जाता है, या हम इसको मेटाफर भी कह सकते हैं। कि जेम्स किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? सीड्स की जगह। तो वो कहता है कि बखेरते हुए बीजों को, सीड्स को, विद बोथ हैंड्स विल आई स्कैटर, दोनों हाथों के साथ मैं फेंकूंगा, मैं फैलाऊंगा, सॉरी, मैं उन बीजों को दोनों हाथों के साथ फैलाऊंगा। क्वेरिंग एमरल्ड्स आउट ऑफ अ बॉटमलेस पाउच। क्वेरिंग कहते हैं थरथराते हुए, क्योंकि जब वो अपनी जो उसके पास थैली होगी जिसके अंदर उसने बीज रखे हुए हैं, तो उसमें से निकाल के जब बीज फेंकेगा तो वो आपस में थरथराहट करते हुए जो है जाएंगे। तो वो ज़ुमरद, ज़ुमरद या ज़मरद, इसका मुझे तलफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से समझ नहीं आया उर्दू में। वैसे इंग्लिश में एमरल्ड्स है, लेकिन उर्दू में इसको ज़मुरद कहते हैं या ज़मरद, इसकी करेक्शन कर लेनी है आप लोगों ने। तो एक सब्ज़ कलर का जो होता है, ये एक मोती होता है, तो उसके साथ इस पत्थर होता है, सॉरी, सब्ज़ कलर का। तो उसके साथ इसने तशबीह दी है। एमरल्ड से मुराद बीज हैं, सीड्स हैं। ऊपर जेम्स था, यहाँ पे एमरल्ड्स, दोनों का मतलब है सीड्स। तो अपने जो पाउच है, जब किसान बीज फेंकता है तो उसके
साथ लटका हुआ एक थैला नुमा चीज़ होती है जिसमें उसने बीज डाले होते हैं। तो यहाँ पे देखें बॉटमलेस का मतलब है कि बेबुनियाद या बेपैंदा। मतलब उसके पास कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसी थैली है जिसका कोई नीचे वाला हिस्सा ही नहीं है। तो इसके कहने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा बीज हैं। तो ये एक टेक्नीक इस्तेमाल हुई है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। जैसे हम जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैंने आपको 1000 मरतबा कह दिया है। हालाँकि 1000 मरतबा तो नहीं कहते, लेकिन उस चीज़ को मुबालगा राई की जाती है, मुबालगा राई बढ़ा चढ़ा के बयान करना। तो ये कह रहा है कि बॉटमलेस, हालाँकि ज़ाहिर-सी बात है उस पाउच का बॉटम तो होगा, लेकिन बीज बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वो कह रहा है कि इसका कोई मुझे नीचे वाला हिस्सा नज़र ही नहीं आता, क्योंकि खेत बहुत लंबा है और इसलिए इसने पाउच भी बहुत बड़ा लिया हुआ है। एज़ आई ट्रीट द लोम, जैसे ही मैं जो है कुचलूँगा इस चिकनी मिट्टी को, ज़रहेज़ मिट्टी को, जो लोम है ज़रहेज़ मिट्टी है, इसको जैसे ही मैं रौंदूँगा या कुचलूँगा, माई फीट सिंक डीप, मेरे पाँव जो है वो गहरे डूब जाएँगे। उस मिट्टी के अंदर मेरे पाँव जो है गहराई में डूबते हैं। द ब्लैक अर्थ एम्ब्रेसेस माई एंकल्स, ये जो ज़रहेज़ मिट्टी या ब्लैक अर्थ है वो मुसाफ़ा करती है या मिलती है मेरे टखनों के साथ। जो पाँव के टखने होते हैं एंकल्स, तो उनके साथ ये मिट्टी लग जाती है, क्योंकि जब उसमें से चलेगा तो मिट्टी जो है उसके टखनों के साथ लगेगी। तो कह रहा है कि वो उसके साथ मिलती है। तो एम्ब्रेसेस, मिलना, मिलना किसकी क्वालिटी होती है? इंसान की। तो ये किसी नॉन ह्यूमन को दे दी गई है, मिट्टी को, ज़मीन को। तो इस वजह से यहाँ एक टेक्नीक इस्तेमाल हुई है, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी इंसान की कोई क्वालिटी किसी दूसरी चीज़ को दे देते हैं। एंड क्लिंग्स टू माई बेंट नीज़, और मेरे जो झुके हुए घुटने हैं उनके साथ चिमट जाती है। क्या चिमटती है? ये ज़रहेज़ मिट्टी। आई सिंग एज आई गो स्कैटरिंग एमरल्ड्स, मैं गुनगुनाता हूँ जैसे ही ये ज़ुमरद जो मोती हैं, मतलब के जो बीज हैं, सीड्स, इनको बखेरते हुए जाता हूँ। द विंड सिंग्स अपॉन माई लिप्स, जो हवा है वो मेरे लिप्स के साथ गुनगुनाती है। यहाँ भी इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। एंड पल्स स्ट्रीम ऑफ माई नेक एंड फॉरहेड, और जो पल्स हैं, मोती हैं, तो यहाँ पे भी एक मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। ये जो मोती हैं किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसके कतरे। तो जब हल चलाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मेहनत से उसको पसीना भी आएगा। तो वो पसीने के जो कतरे हैं उसको कहा गया है पल्स। स्ट्रीम ऑफ, वहाँ से नीचे बहते हैं, माई नेक, मेरी गर्दन से, एंड फॉरहेड, और मेरे माथे से। ठीक है, जो पेशानी है, सामने वाला हिस्सा सर का, और जो गर्दन है वहाँ से नीचे बहते हैं कौन? स्वेट के ड्रॉप्स, पसीने के कतरे। आई एम बाथ्ड इन अ स्वेट ऑफ पल्स, मैं जो है ये जो स्वेट ऑफ पल्स मतलब के पसीने के जो मोती हैं उनमें नहाया जाता हूँ, मतलब शराबूर हो गया हूँ, हर तरफ मेरे पूरे जिस्म पे पसीना ही पसीना है। आइज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंखें जो है मेरी बिल्कुल सीधी हैं। रेस्ट ऑन अ ब्राइटनिंग अल्टीमेट स्लोप, अल्टीमेट कहते हैं आखिरी या इंतहाई। तो वो जो खेत का आखिरी कोना है, आखिरी टेला जो स्लोप है, उसके ऊपर रेस्ट ऑन अ ब्राइटिंग, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है, स्लोप है, मेरी नज़र उसकी तरफ है। तो ये एक फार्मिंग से रिलेटेड जो है एक पोइम थी, जिसमें कहा गया है कि मुझे जो है अपनी जो फार्म है या मेरी जो मिट्टी है उससे मुझे कितनी मोहब्बत है और मुझे कितना लुत्फ़ आता है। सेंट्रल आइडिया देख लें तो पोएम जो है ये एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन है फार्मिंग की, खेती बाड़ी की, एंड फर्टिलिटी, ज़रहेज़ी की। पोइट एम्फसाइज कनेक्शन बिटवीन द लैंड, फार्मर एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो पोइट है वो ये एम्फसाइज करता है राब्ते को, किन चीज़ों के दरमियान? ज़मीन के दरमियान, किसान के दरमियान, और कुदरती दुनिया के दरमियान। यहाँ तक थी इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो वोकेबलरी में सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, इन दिस पोएम व्हाट इज़ द बेस्ट सिनोनिम ऑफ हीविंग एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैंड। तो हीविंग मतलब क्या था? उठाना, मतलब मौजज़नी करना। मौजज़नी से मुराद जो मौजें होती हैं, जो लहरें होती हैं समुंदर की, वो जिस तरह ऊपर नीचे उछलती हुई जाती हैं, उस तरह की ये सतह थी, ऊपर नीचे। तो इसके दो मतलब जो है बड़े करीब थे, एक सर्जिंग बी, दूसरा स्विंग जो डी है। बाकी तो हो ही नहीं सकते ए और सी। तो स्विंग का क्या मतलब है? झूलना, मतलब जब वज़न आप किसी चीज़ पे डालते हैं तो वो एक तरफ झुक जाता है। तो इसमें तो वज़न डालने से हमारा कोई रिलेटेड मतलब नहीं है। तो सर्जिंग, सर्जिंग कहते हैं मोजज़नी करते हुए, ठीक है? तो हीविंग का मतलब है कि सर्जिंग, मोजज़नी करते हुए, ऊपर नीचे होते हुए सतह। दूसरा है क्लिंग्स का क्या मतलब है? क्लिंग्स का मतलब है चिमटना।
तो बी ऑप्शन है स्टिक्स टू, उसके साथ चिपक जाना। तीसरा है ये जो पोएम थी इसमें स्कैटर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। स्कैटर जो कहता है कि मैं सीड्स को स्कैटर करूँगा। स्कैटर मतलब फैलाना, तक़सीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सी ऑप्शन है टू डिस्पर्स और डिस्ट्रीब्यूट लूज़ली, आहिस्ता-आहिस्ता से जो है उसको तक़सीम करना या फैलाना। चौथा क्वेश्चन है इसमें जो स्ट्रीम ऑफ, जो मोती स्ट्रीम ऑफ होते हैं। मोती क्या थे इस पोएम में? जो स्वेट है, पसीने के कतरे हैं, तो वो नेक से, गर्दन से और मेरी पेशानी से नीचे आते हैं। तो वैसे मोती जो ये होते हैं, पसीना जो होता है ये रोल करता हुआ आता है। लेकिन कई जगह पे मैंने इस चीज़ को देखा भी है कि लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं ड्रिप का। तो इस चीज़ को आप अपनी तरफ से भी कंफर्म कर लें, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक और मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक ये रोल जो है वर्ड इसका आंसर ठीक होगा, क्योंकि पसीना क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ होने से मुराद के रोल करता हुआ नीचे आता है। आखिरी ये अल्टीमेट का मतलब है फाइनल। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है जो कील है उसका क्या मतलब है? तो कील मैंने बता ही दिया था पोएम में। जो वो होती है कश्ती होती है, उसका नीचे जो थल्ला होता है जो काटता हुआ जाता है पानी को, तो वो पानी बोट का एक हिस्सा होता है। और सातवां है इन द पोएम द स्पीकर टॉक्स अबाउट स्कैटरिंग एमरल्ड्स, व्हाट इज द स्पीकर एक्चुअली डूइंग विद द एमरल्ड्स? तो एमरल्ड्स के साथ वो क्या कर रहा है? तो वो फैला रहा है, फेंक रहा है, थ्रोइंग देम इन वेरियस डायरेक्शंस। तो बीज क्या फेंके जाते हैं मुख्तलिफ सिमतों में। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है कंप्रीहेंशन है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर मैंने एक जगह लिख लिए हैं, वो देख लेते हैं पहले। दी ब्लैक लैंड के क्वेश्चन आंसर है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्लॉइंग द लैंड? तो अपने तजर्बे को कैसे बयान करता है ये स्पीकर? द स्पीकर डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्लॉइंग द लैंड एज बोट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो वो ऐसे बयान करता है जिस तरह कश्ती जो है वो तैरती है पानी पे, उस तरह वो इसको हल को चला रहा है खेत में। What figurative language is used to describe the act of sowing seeds in the field? जो सीड जो है बोए गए थे तो उनके लिए कौन सी फिगरेटिव जो शायराना ज़ुबान है उसका इस्तेमाल हुआ है? मेटाफर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ सोइंग सीड्स इन द फील्ड एज पोइट कंपेयर सीड्स टू जेम्स एंड एमरल्ड्स। तो मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो कंपेयर करता है इन सीड्स को किसके साथ? जेम्स और एमरल्ड्स, ज़मरद और मोती जवरात के साथ। सी है वाई डज दी ब्लैक अर्थ क्लिंग टू द स्पीकर्स बेंट नीज इन द पोएम? क्यों ये जरखेज मिट्टी चिमटती है उस पोइट के साथ, उसकी जो नीज है? तो ब्लैक अर्थ क्लिंग्स टू हिज बेंट नीज बिकॉज हिज फीट सिंक डीप इनटू द सॉइल एज ही वर्क्स। क्योंकि उसके जो पाँव हैं वो डूबे हुए हैं उस मिट्टी में। तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ डूबेगी मिट्टी में तो मिट्टी उसके नीज के साथ भी चिमटेगी। डी है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम? The central theme of the poem is the joy and fulfillment that comes from working the land. ये खुशी है, सेंट्रल थीम इसकी वही खुशी है और सुकून है जो कि खेतों में या ज़मीन में काम करने से आता है। The speaker's experience connects to this theme through his description of the physical and sensory experiences of plowing and sowing. ठीक है, तो वो उसकी जो फिज़िकल जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं और जो उसके ज़हन में एक्सपीरियंस चल रहा है, तो उनके ज़रिए ये बयान कर रहा है अपने इस पोएम को, और प्लोइंग और सोइंग के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है। ई है हाउ डज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लोइंग इन द लैंड विद अ प्लो कंपेयर टू द इमेज ऑफ अ बोट राइडिंग अपॉन द वाटर? व्हाट डज़ दिस कंपैरिजन रिवील अबाउट द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव ऑन देयर वर्क? द कंपैरिजन बिटवीन प्लोइंग द लैंड एंड अ बोट राइडिंग ऑन वाटर रिवील्स। ये जो मुवाजना हुआ था ये हमें रिवील करता है, मतलब ये हमें हमारे सामने लाता है क्या चीज़? कि स्पीकर सीज देयर वर्क एज स्मूथ, कि ये जो स्पीकर है, पोइट है, ये अपने काम को देखता है इतना ही स्मूथ, इतना ही हमवार एंड एफर्टलेस, और जो है बगैर जिद्दोजहद वाला, मतलब बगैर मेहनत वाला, विद द प्लो, इस हल के साथ, ग्लाइडिंग थ्रू द सॉइल लाइक अ बोट थ्रू द वाटर। जो ये प्लो है, हाल जो ग्लाइड करती हुई जाती है, ये चीरती हुई जा रही है ज़मीन को, जिस तरह के एक बोट पानी को चीरती हुई जाती है। तो कह रहा है कि ये क्योंकि मुझे ये बड़ा काम इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा शौक़ है और मुझे इसमें मज़ा आता है, इस वजह से मुझे इसमें कोई थकावट भी नहीं होती और बड़ा मुझे काम आसान लगता है। जिस तरह एक कश्ती को कोई मुश्किल नहीं पेश आती, इस तरह मुझे भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। In the poem refers to scattering gems and emeralds. What do you think these gems symbolize or represent? तो ये emeralds और gem किसको symbolize करते हैं? तो emeralds और gems जो हैं उन seeds को जो है वो symbolize करते हैं, जो कि मैंने poem में ही बता दिया था।
जी है, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पीकर वाइल वर्किंग इन द फील्ड। उसके जो जिस्मानी और एहसासाती जो जहन के अंदर तजर्बात हैं वो बताएं, जो काम करते हुए आपने तजर्बात किए हैं इसके खेत में। तो उसका आंसर भी आप देख लें, स्पीकर एक्सपीरियंसेस द फिजिकल सेंसेशंस ऑफ देयर फीट सिंकिंग इनटू द सॉइल। जो फिजिकल सेंसेशन है, जो उसको हैजान नज़र आता है जिस्मानी तौर पे, वो ये है कि उसका पाँव जो है वो ज़मीन में जो है वो डूबता है और उसकी जो स्किन है उसके ऊपर स्वेट आ जाता है, पसीना आ जाता है। दे आल्सो एक्सपीरियंस दी सेंसरी डिलाइट्स, उसको सेंसरी खुशियाँ भी मिलती हैं। ऑफ द विंड सिंगिंग ऑन देयर लिप्स, जो हवा जो है उसके होंठों पे गुनगुना रही होती है। एंड द फीलिंग ऑफ स्कैटरिंग प्रेशियस जेम्स, और जो एहसास होता है इन कीमती जवरात को, सीड्स को फैलाने का। दीज एक्सपीरियंसेस डीपन द स्पीकर्स कनेक्शन टू द लैंड। तो ये जो तजर्बात हैं ये और गहरा कर देते हैं स्पीकर के राब्ते को ज़मीन के साथ। तो समराइज़ करना है इस पोएम को, खलासा लिखना है इसका, लुब लबाब लिखना है। द पोएम इज़ अबाउट अ पर्सन जॉयफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ प्लोइंग एंड सोइंग अ फील्ड। तो ये नज़्म किसके मतलब है? एक शख्स की खुशी से भरे हुए तजर्बात किस चीज़ के? हल चलाने के और बीज बोने के एक खेत में। दे फाइंड ब्यूटी एंड वंडर इन द नेचुरल वर्ल्ड, वो तलाश करता है, यही यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि वो एक पोइट के बारे में है। ही फाइंड ब्यूटी, ही फाइंड्स ब्यूटी, वो तलाश करता है खूबसूरती को और अजायब को, अजीब जो है हैरत को इस कुदरती दुनिया में। एंड फील अ डीप कनेक्शन टू द लैंड, और एक गहरा ताल्लुक जो है महसूस करता है ज़मीन के दरमियान और अपने दरमियान। एज ही वार के नेट, जैसे वो इसमें काम करता है। तो ये लास्ट लाइन इसको करेक्ट कर लें आप, एज ही वार के नेट, जैसे ही वो इसमें काम करता है। तो इसके बाद एक्सरसाइज थी, वो स्टार्ट से मैं देख लेता हूँ। यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, उसके बाद यहाँ पे कुछ यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, कुछ ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, तो उनमें निशानदेही करनी है और बताना है कि ये कौन सा कंसेप्ट है। वो तीन कंसेप्ट हो सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ या एडवर्बियल क्लॉज या कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या होगी? जब कोई प्रीपोजिशन स्टार्ट होगी और आगे उसके बाद नाउन भी आएगा, तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे। एडवर्बियल क्लॉज ऐसी क्लॉज होगी जिसमें सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, और वो मॉडिफाई करेगी किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। तो और कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होगा, इसमें दो क्लासेज होंगी, इंडिपेंडेंट क्लासेज होंगी, और वो जुड़ी हुई होंगी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? सात होते हैं। फैन बॉयज़ इसकी एक्रोनिम निमोनिक्स है। फैन बॉयज़, एफ से फार, ओ से आर, एन से नर, बी से बट, ठीक है, ओ से आर, वाई से येट, एस से सो। ये सात कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। पहला क्वेश्चन है, आई विल प्लाउ द लैंड टर्निंग ऑफ द ब्लैक साइल। टर्निंग ऑफ द ब्लैक साइल, ये जो है यहाँ पे एडवर्बियल क्लाज है। ये किसको मॉडिफाई कर रही है? वर्ब को। वर्ब किसको? प्लो को। ठीक है। नेक्स्ट है, आई हैव रन अ फरो स्ट्रेट अक्रॉस द रिजेस। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, तो ये हमें एक्शन की लोकेशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट जो लास्ट पेजेस हैं उनको देख लेते हैं। एज आई ट्रीट द लोम, जैसे ही जो है मैं कुचलूँगा, रौंदूँगा इस जरहेज़ मिट्टी को, तो ये हमें टाइम के बारे में इशारा दे रही है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। नेक्स्ट जो है, द ब्लैक अर्थ एम्ब्रेसेस माई एंकल्स, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है पहली, और एंड दरमियान में आ गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, फैन बॉयज़ इसमें ए से एंड बनता है, तो एंड इसमें कंजंक्शन है। वी जो पांचवा है, आई सिंग एज आई गो, मैं गुनगुनाता हूँ जैसे मैं जाता हूँ। ये एडवर्बियल क्लॉज है एज आई गो, जो कि मॉडिफाई कर रही है सिंग वर्ब को। उसके बाद छठा है, तो पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर एंड आया है और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। सातवां है, आई स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस्ट ऑन अ ब्राइटनिंग अल्टीमेट स्लोप, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है पोएम पोएम यूटिलाइजेज इस्तेमाल करता है कई पोएटिक डिवाइसेस को, जो है किस चीज़ को उभारने के लिए? इमेजरी क्रिएट करने के लिए, इमोशंस जो होते हैं, जज्बात, उनको उभारने के लिए, या जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है उसको बढ़ाने के लिए। सिमिली क्या है? बार बार आप पढ़ चुके हैं, तशबीह को कहते हैं उर्दू में। इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लाइक और एज के वर्ड के साथ। इंग्लिश में, उर्दू में कहा जाता है कि की तरह या जैसा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे वो शेर की तरह बहादुर है। ठीक है। मेटाफर इस्तारा है, इसमें लाइक और एज नहीं लगता, बल्कि डायरेक्ट जो है
एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ बना देते हैं और उसमें एक स्ट्रॉन्ग जो है इमेजिनेटिव एक कंपैरिजन होता है, मवाजना ज़रूर होता है लेकिन लाइक और एज़ नहीं लगाते बल्कि डायरेक्टली उस चीज़ को वो बना देते हैं। जैसे सिमिली कहेंगे वो शेर की तरह बहादुर है, लेकिन मेटाफर क्या होगा, वो शेर है। पर्सनिफिकेशन क्या है, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ इंसान की खूबियाँ या जो एक्शन होते हैं वो किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दे देते हैं या किसी चीज़ को, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो लेकिन इंसान ना हो। एलिट्रेशन क्या है, जब एक ही जैसी आवाज़ें पहले हो या दूसरा अल्फ़ाबेट जो आपस में लफ्ज़ मिलते हैं या आपस में करीबी अल्फाज होते हैं उनकी एक ही अल्फ़ाबेट से वो स्टार्ट हों तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। तो इस पोएम में मुख्तलिफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच सॉरी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं। तो एक एक करके मैंने लिख दी हैं। मेटाफर कहाँ पे यूज़ हुआ है, पल्स स्ट्रीम ऑफ माई नेक एंड फॉरहेड। पल्स से मुराद स्वेट, ये इस्तारा था। पर्सनिफिकेशन ब्लैक अर्थ एम्ब्रेजेस माई एंकल। तो ये देखें ब्लैक अर्थ जो कि नॉन ह्यूमन है, इसको हमने क्वालिटी दी है एम्ब्रेस करने की, मिलने की। तो एम्ब्रेस मुसाफ़ा करने को भी कहते हैं, गले मिलने को भी कहते हैं, तो ये तो इंसान की क्वालिटी है, तो ये हमने नॉन ह्यूमन को दी है। इमेजरी टर्निंग ऑफ द ब्लैक साइल, इससे हमारे ज़हन में इमेज बनी है। सिंबलिज़्म, हमने इसको सिंबलाइज़ किया है जेम्स को किसके साथ, सीड्स के साथ। एलिट्रेशन, वाटर विद, ये दोनों डब्ल्यू से स्टार्ट हुए हैं, तो ये यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। ये एक पोइम थी द ब्लैक लैंड, बड़ी एक इंटरेस्टिंग और एक नेचुरल वर्ल्ड या नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड एक पोइम थी, जिसकी यहाँ तक ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।